नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम नीति में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि उत्तराखंड में। अभी रिसेंटली उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाने का फैसला लिया है। इस केंद्र की स्थापना नीदरलैंड के सहयोग से उत्तरकाशी जिले में की जाएगी 5.50 करोड़ रुपए की लागत से। याद रखिएगा, ये भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। उत्तराखंड में हिम तेंदुए 3000 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई में नंदा देवी जैव विविधता क्षेत्र, गंगोत्री नेशनल पार्क आदि में पाए जाते हैं और खास करके उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में ये सबसे अधिक संख्या में देखे जाते हैं। हिम तेंदुआ बेसिकली बहुत कम होते हैं, मतलब इनको देखना दुर्लभ होता है। और पिछले कुछ टाइम से उत्तराखंड सरकार लगातार जो ट्रैकिंग कैमरा है उनकी वजह से इन तेंदुओं के बारे में डेटा कलेक्ट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में ये तेंदुए पाए मतलब हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो है एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा नीदरलैंड के सहयोग से उत्तरकाशी जिले में। तो यहाँ पर से काफ़ी सारे पॉइंट हमारे बन जाएंगे। एक तो यही बनेगा कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा, उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक ने किसे एचडीएफसी बैंक में आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के रूप में मंजूरी दे दी है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि शशिधर जगदीशन। अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक में आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन के नाम को मंजूरी दे दी है आरबीआई ने। इसका मतलब ये होता है कि अब शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में जो प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं आदित्य पुरी जी, ये 20 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। तो इनके रिटायरमेंट के बाद कंपनी के जो उत्तराधिकारी होंगे, कंपनी के जो सीईओ और एमडी होंगे, उनका नाम होगा शशिधर जगदीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अगस्त 2020 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? मोहम्मद इरफान अली अभी रिसेंटली गुयाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले डेविड ए ग्रेंजर जो है ये गुयाना के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं उसमें मोहम्मद इरफान अली जीते हैं, तो ये जो है गुयाना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अगर मैं आपको गुयाना ले चलूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है। यहाँ से अगर हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उन देशों के संदर्भ में मैं आपको मैप दिखाता हूँ जिनको हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है तो इसको तो हम जानते हैं। तो पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पड़ता है गुयाना। ठीक है। अगर मैं इस एरिया को यहाँ पर से इस एरिया को थोड़ा सा अगर मैं जूम करके देखूँ तो कुछ आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, वेनेजुएला से लगा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की कि हाल ही में भारत ने महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है। हमको बताना है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होना है, मतलब कि विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कौन से देश में होना है जिससे भारत हट चुका है अभी रिसेंटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मलेशिया। अभी रिसेंटली भारत ने जो विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप होने वाली है मलेशिया के कोलालमपुर में, यहाँ पर से मतलब भारत जो है अब इसमें हिस्सा नहीं लेगा। 15 से 20 दिसंबर तक इनका आयोजन यहाँ पर होना था। तो भारत की जो महिला स्क्वैश टीम है अभी रिसेंटली ये फैसला लिया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है तैयारियां भी नहीं हो पाई हैं और हमारे खिलाड़ी तैयार नहीं हैं और उनकी जो स्वास्थ्य संबंधित एक तरीके से कह सकते हैं चिंता है वो जाहिर की है। तो अब जो है मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित होने वाले विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत की तरफ से जो टीम है वो नहीं हिस्सा लेगी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत सदस्यता के लेखक कौन है। अभी रिसेंटली सियासत से सदस्यता नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ है और इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। याद रखिएगा ये लेटेस्ट बुक हैं और इनके राइटर के नाम एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि विजय कुमार। ठीक है, पूरा नाम है इनका विजय कुमार चौधरी और ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक जिसका नाम है सियासत से सदस्यता। इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पुस्तक विजय कुमार चौधरी के लेख, उनके विचारों और उनकी जीवन यात्रा का संग्रह है। बिहार की राजधानी है पटना, राजभाषा है बिहार की हिंदी, राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो राज्यपाल फागू चौहान है यहाँ पर से मैंने आपको बता दिया। और मुख्यमंत्री कौन है ये आपको यहाँ से पता चल ही चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक को किस तिथि तक अपना कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को ना बेचने पर बैन लगाने की धमकी दी है। अभी रिसेंटली अमेरिका ने टिकटॉक को एक धमकी दी है, एक वार्निंग दी है कि अगर वो अपना जो बिज़नेस है वो किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचता है तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। और इसके लिए जो इसने तिथि निर्धारित की है वो 15 सितंबर तक के लिए की है, यानी कि 15 सितंबर तक टिकटॉक को बाध्य किया जा रहा है कि वो अपना कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे। ठीक है, नहीं तो अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो टिकटॉक में इन्वेस्ट कर सकती है, टिकटॉक का अधिग्रहण कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल में इसके बारे में जो अपडेट आएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल में इतनी ही जानकारी इस टॉपिक के बारे में है यहाँ पर। तो आप फिलहाल में ये याद रखिएगा कि 15 सितंबर तक जो है टिकटॉक को वार्निंग दी गई है कि वो अपना जो कारोबार है वो किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बैंकिंग और पोस्टल कर्मचारी बुजुर्गों के घर तक नकदी पहुंचाने का काम करेंगे। अभी एक राज्य है जिसने ये फैसला किया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घरों तक पैसे पहुंचाए जाएंगे, कर्मचारी जो बैंक कर्मचारी होंगे और जो साथ में जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होंगे उनके द्वारा। तो ये जो फैसला है ये उड़ीसा सरकार ने लिया है। आप सभी को पता है कि कोविड-19 महामारी के दरमियान सबसे ज़्यादा जो पाबंदी जिन पे लगाई गई है वो हैं बुजुर्ग लोग। उन पे आपका रोजगार से लेकर उनको यात्रा पे हर चीज़ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस कंडीशन में बुजुर्ग लोग अपने घरों में रहते हैं और उनको जब पैसे की ज़रूरत होती है तो उनको बैंक तक जाना पड़ता है। तो अब उड़ीसा सरकार ने ये फैसला किया है कि इस महामारी से जब तक ना निपटा जाए तब तक जो पोस्टल कर्मचारी हैं या फिर जो बैंक कर्मचारी हैं वो खुद अगर किसी को ज़रूरत होगी, कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं तो उन पर कॉल करके बुजुर्ग बोल सकता है कि उनके अकाउंट से इतना पैसा उनको चाहिए, तो जो कर्मचारी होंगे वो घर जाके पैसा पहुंचा देंगे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सो अभी रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में दिनेश कुमार बत्रा ने पदभार ग्रहण किया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो निदेशक हैं ये वित्त विभाग के अंतर्गत मतलब बने हैं। ठीक है, वित्तीय निदेशक हैं ये दिनेश कुमार बत्रा। 1 अगस्त से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर दिया है और 31 अक्टूबर 2022 तक या फिर जब तक इनको हटाया ना जाए तब तक जो है ये इस पद पे बने रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध किया है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होने के बाद विशेष करके जो दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनमें विरोध के स्वर उठ गए थे और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहाँ पर कि हिंदी नहीं बोली जाती है बल्कि वहाँ पर तमिल या फिर इंग्लिश बोली जाती है, तो इन राज्यों ने जो है साफ तौर पे मना कर दिया है। मतलब वो इस जो ये नया फार्मूला है इसके विरोध में है। नया फार्मूला ये है कि जो स्कूल होंगे वहाँ पर एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि तमिल हो सकती है या फिर कन्नड़ हो सकती है। दूसरा अंग्रेजी और हिंदी, ये मतलब 3 भाषाएं हैं यहाँ पर। इन 3 भाषाओं में से जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और हिंदी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इस हालांकि जो हिंदी है ये ऑप्शनल रखा गया है, मतलब कंपलसरी नहीं है, राज्य अपने मन से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों का ऐसा मानना है कि उन पे हिंदी और
जो संस्कृत है वो थोपे जाने का प्रयास किया जा रहा है। और तमिलनाडु का ये मानना है कि क्योंकि वहाँ पर द्विभाषीय फॉर्मूला चलता है कि वहाँ पर तमिल और इंग्लिश वाली जो भाषा है वो पढ़ाई जाती है, तो वो उसी फॉर्मूले से खुश हैं, तो वो तीसरी भाषा नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर बेनेडिक्ट हॉवेडेस ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। बेनेडिक्ट हॉवेडेस जो है वो कौन से देश के फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि जर्मनी। जर्मनी के ये फुटबॉलर हैं। 2014 में जब जर्मनी ने फुटबॉल का जो विश्व कप है वो जीता था, तो उस वक्त जो है ये फुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुके थे। और जो फुटबॉल टीम में जो 7 मैच हुए थे, उन 7 के 7 मैचों को खेलने वाले ये खिलाड़ी थे। ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्होंने अभी रिसेंटली संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, जर्मनी के फुटबॉलर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगस्त 2020 में बीएसएनएल ने भारत एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत किस राज्य में की है? अभी रिसेंटली बीएसएनएल ने भारत एयर फाइबर सर्विस की जो शुरुआत है वो की है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। महाराष्ट्र के जो है यहाँ पर लिखा है मैंने, अकोला में इसकी शुरुआत की गई है और इस सर्विस के द्वारा अकोला और वाशिम ज़िले में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाएगा बीएसएनएल। आपको अगर हम बात ये जो भारत एयर फाइबर सर्विस की अगर हम बात करें तो ये 499 से इसकी जो पैक की जो शुरुआत है, मतलब ये शुरुआती कीमत है और इसके बाद इसमें पैक के जो रेट हैं वो बढ़ते जाते हैं। और ये जहाँ पर भी होगा ये 5 किलोमीटर की रेंज में 100 Mbps की गति तक हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हालांकि 5 किलोमीटर की रेंज से बाहर भी ये इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराता है, लेकिन स्पीड कम हो जाती है उस वक्त। ठीक है। बीएसएनएल ने इस साल जनवरी माह में तेलंगाना के करीमनगर ज़िले से इस सेवा की शुरुआत की थी। तो ये बीएसएनएल की एक इंटरनेट सेवा है जिसके द्वारा जो दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर जो है इंटरनेट पहुँचाया जाएगा इस सेवा के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में ई रक्षाबंधन नामक साइबर क्राइम जागरूकता प्रोग्राम शुरू किया गया है? सो अभी रिसेंटली ई रक्षाबंधन नामक जो साइबर क्राइम जागरूकता प्रोग्राम है ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत CID और पुलिस लोगों को वर्चुअल माध्यम के जरिए साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करेंगे। इसकी जो शुरुआत है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में की गई। ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें साइबर क्राइम से युवाओं, बच्चों और महिलाओं को बचाने के उपाय तथा सुझाव दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर आपको इसकी थीम पता होगी तो थीम भी बता दीजिएगा। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। और इस बार जो है इस विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम रखी गई थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, यानी कि हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, ये जो है थीम रखी गई थी इस वर्ष के लिए। अब आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जुलाई 2020 में अमला शंकर का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थी। अमला शंकर क्यों प्रसिद्ध थी ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।